तो अब आज हमारा जो वीडियो है वो एक लैंग्वेज के ऊपर है जिसका नाम है हिंदी। तो हिंदी जो लैंग्वेज है इसके ऊपर हमारा आज का वीडियो है। और इसमें करना क्या है कि जैसे लास्ट वीडियो हमने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें आपको बताया था हिंदी के व्याकरण का तत्सम और तद्भव। मैंने ये भी बताया था कि हिंदी को दो प्रकार से बांट लेते हैं, एक तो थ्योरी में बांट लेते हैं जिसमें आपको याद करना पड़ता है, और एक होता है प्रैक्टिकलाइज, उसको हम लोग अलग बांट लेते हैं। अब नंबर एक अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि हिंदी हो या कोई भी भाषा हो उसमें मुंह से एक आवाज़ निकलती है। आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि। और ध्वनि से जो आवाज़ निकलती है वही सबसे छोटी इकाई होती है हमारी। अब उस ध्वनि के बाद फिर बनने लगते हैं फिर बनने लगते हैं वर्ण। क्या बनते हैं? वर्ण। तो वो जो वर्ण होते हैं वो अकेले अपने आप में कुछ भी अर्थ नहीं देते हैं। तो वर्ण के बाद क्या बनता है? शब्द। और शब्द अकेला एक शब्द जो है कुछ भी नहीं हो सकता। तो शब्द के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वाक्य की। अब जब वाक्य बन जाते हैं तो वाक्य का अपना एक अर्थ होने लगता है। अब इन्हीं वाक्यों को जोड़ते जोड़ते हुए हम लोग पैराग्राफ बना लेते हैं जिसे गद्यांश कहते हैं, पद्यांश कहते हैं। कहानियाँ ये सारी जो है डेवलप होती जाती है। तो सबसे पहले होती है ध्वनि। तो ध्वनि तो निकल गई। अब जब ध्वनि निकली तो उसके बाद बना क्या? वर्ण। ध्वनि के बाद क्या बना? वर्ण। तो मैंने अपने बोर्ड पे जो है पूरा डायग्राम आपको बता दिया है क्या कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना ज़्यादा आप थोड़ा सा अपने याद करने या जो थ्योरी होती है उसको जितना ज़्यादा कंज्यूम करते हुए चलेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। और जितना ब्रॉड करते जाएंगे फ़ायदा होगा, लेकिन कब होगा? जब आप मेंस लिख रहे हो। पर प्री के ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ब्रॉड करके नहीं, आपको कंज्यूम करते हुए चलना है। तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो जो मटेरियल है वो करीब 2 पेज का है, लेकिन 2 पेज का मटेरियल केवल 2 लाइन में आ गया। ये कैसे आ गया? डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम हमको किसने सिखाया है? मैथ ने। तो मैथ कहता है क्या है कि डायग्राम के थ्रू चलो। तो उसी मैथ के टॉपिक को हमने किस में इन्वर्ट कर लिया है? हिंदी में। अब चूंकि मैथ भी मैं ही पढ़ाता हूँ, हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि मैथ को सरल बनाता है हिंदी। अब मैं कह रहा हूँ कि हिंदी को सरल बनाता है कौन? मैथ। तो इस पे हम लोगों को फोकस करना है। अब देखो जरा क्या है। सबसे पहले आता है वर्ण। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण को 2 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। नंबर 1 मूल और नंबर 2 कुल। तो वर्ण जो है जिनकी संख्या होती है 2 प्रकार की संख्या होती है। एक तो मूल और एक होता है कुल। मूल का मतलब होता है कि जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग उपयोग में करते हैं वो क्या होता है? मूल। और जो कुल संख्या होती है वो कुछ डिस्प्यूट होते हैं, उनके कारण उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 52 यानी 52। ओके। तो इसका थ्योरी एक अलग है, इसका चैप्टर ही अलग है और इसकी क्लास ही अलग होगी। फिलहाल में हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं वर्ण में ही वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। अब 2 भेद होते हैं कौन कौन से? एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो पूरा का पूरा वर्ण जो है एक टॉपिक है जिसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कभी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में है क्या कि ये जो पढ़ाने के लिए हमें पहले इसकी भूमिका बनानी थी। तो भूमिका क्या बनी कि सबसे पहले ध्वनि के बाद वर्ण की संख्या 2 प्रकार से विभाजित है, मूल और कुल। मूल में 44 और कुल की बात करें तो 52 होते हैं। और भेद, वर्ण के भेद 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। इन स्वर व्यंजन का उपयोग करके ही हम लोग आगे बात करते हैं। अब फिलहाल में बात आ जाती है कि आपने कहा था कि ध्वनि से बना वर्ण। अब वर्ण से क्या बना? तो वर्ण के जो संघात है, वर्ण के संघात का मतलब होता है वर्ण इकट्ठे होते हैं। हजारी प्रसाद के अनुसार, डॉक्टर हजारी प्रसाद के अनुसार वर्णों के संघात को ही क्या कहते हैं? शब्द। तो आज हम लोगों के टॉपिक पे वर्ण से क्या बना? शब्द। अब शब्द के भेद क्या क्या है? तो शब्द के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। शब्द के 3 भेद हैं और उन 3 भेदों को ये शब्द के कितने भेद हैं? 3। नंबर 1 अर्थ के अनुसार, नंबर 2 रचना के अनुसार और नंबर 3 प्रयोग के अनुसार। ठीक है।
अब आप कहोगे अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार, प्रयोग के आधार पे, हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जैसा उन शब्दों का अर्थ होगा उस प्रकार से। नंबर 2, जैसी उनकी आप रचना करोगे उसके अकॉर्डिंग। और नंबर 3, प्रयोग, जैसा उनका प्रयोग करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थ। तो अर्थ के अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से। नंबर 1 सार्थक और नंबर 2 असार्थक। सार्थक, सा का मतलब होता है जिनका कोई अर्थ निकले, सा अर्थ, सार्थ मतलब सा मतलब सा, तो जिसका कोई अर्थ निकले सार्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ ना निकले असार्थक शब्द। अब आ जाओ आप रचना पे। तो रचना पे क्या है आपका? रचना आपका जो है रचना में 3 प्रकार का होता है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, इनका अलग डेफिनेशन है। प्रयोग के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का भी अपना डेफिनेशन है और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो अविकारी शब्द। तो ये डायग्राम से हमने केवल आपको समझाया कि क्या अर्थ, रचना और प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब इनकी परिभाषा मैं आपको ओरल बोलूँगा, आप अगर चाहो तो लिख लेना, और इनके उदाहरण मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको बोर्ड से इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या देखा? ये के अर्थ के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल से आप समझोगे क्या। सार्थक शब्द, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे कि उदाहरण के तौर पे राम, मोहन, कमल इत्यादि। अब असार्थक मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो राम, बाम, राम के साथ, राम का तो अर्थ है लेकिन उसके साथ जो बाम लगा है उसका कोई अर्थ नहीं है। खाना, बाना, तो खाना का तो अर्थ है लेकिन बाना का कोई अर्थ नहीं है। तो जिसका कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे असार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के अनुसार आपने समझ लिया। अब आ जाओ रचना के अनुसार। तो देखो जरा, रचना के अनुसार इसके जो है 3 प्रकार है। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 योग रूढ़ और नंबर 3 यौगिक। तो रूढ़ में क्या होता है? डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है परंपरा से आए हुए शब्द। तो जो ट्रेडिशनल शब्द होते हैं, परंपरा से जो शब्द आए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। तो माता, पिता, पुस्तक, कलम, ये जो शब्द हैं वो हमें परंपरा से, ट्रेडिशनल मिले हुए हैं। परंपरा से इसको ये हमने अभी बनाया नहीं है। लाइक दैट, जैसे फादर, मदर, ये हम लोगों ने इंग्लिश जो शब्द है जो अभी बनाई है, और या फिर जो भी शब्द हम लोग अभी विकसित कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर है, कुर्सी है, तो ये जो है ना हमने अभी बनाया सब। लेकिन माता, पिता, पुस्तक, कलम ये ट्रेडिशनल है, परंपरा से चले आ रहे। योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ उन्हें कहते हैं जो 2 रूढ़ यानी 2 रूढ़ शब्द, 2 रूढ़ शब्द, जितने भी रूढ़ शब्द हैं वो 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल जाए तो तो 2 रूढ़ शब्द आपस में मिल तो वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द। और इनका उदाहरण क्या है? जैसे लंबोदर, दशानन। और ये जो है ना, अब क्या करना क्या है? लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी जिसका पेट बड़ा है। तो अब लंबा है उधर जिसका, उधर एक परंपरा शब्द है, लंबा भी एक परंपरा का शब्द है, पर इसका अर्थ क्या आया? तीसरा अर्थ आया। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि योग रूढ़ शब्द वे 2 रूढ़ शब्द, राइट? याद रखना रूढ़ कहाँ से आया? रूढ़ मतलब ये पहला वाला। तो रूढ़ शब्द, अब आप बार मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिमाग में एक बार फिट हो जाए कि रूढ़ मतलब रूढ़ी, और आपने सुना होगा ये तो बहुत रूढ़ीवादी है, इट मीन्स के बहुत ट्रेडिशनल पर्सन है, राइट? तो रूढ़ मतलब होता है ट्रेडिशन। तो आपका जो परंपरा से जो शब्द चले आते हैं उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऐसे जब 2 शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हो, प्राचीन काल से चले आ रहे हो, तो वो जो रूढ़ शब्द हैं, 2 रूढ़ शब्द जब आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक नया अर्थ देते हैं, एक तीसरा अर्थ देते हैं, थर्ड मीनिंग देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द, राइट? देखो, तो 2 रूढ़ शब्द जब तीसरा अर्थ दे तो वो क्या कहलाता है? योग रूढ़। तो उदाहरण के लिए लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, इट मीन्स क्या? गणेश जी। तो लंबा
मतलब एक शब्द हो गया, और दूसरा उदर, उदर मतलब होता है पेट। तो जिसका पेट लंबा है वो क्या कौन से देवता है? गणेश जी। दशानन, 10 एक संख्या हो गई, आनंद एक शब्द हो गया, तो 10 आनंद। तो 10 मतलब होता है संख्या, आनंद मतलब होता है मुख। तो जिसके 10 मुख हो, तो ऐसा कौन था जिसके 10 मुख हैं? तो वो हो गया रावण। तो तीसरा अर्थ दे दिया। अब आ जाओ आप लोग रचना के प्रकार के तीसरे पर। तीसरा क्या है? यौगिक। तो यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक, यौगिक का नाम ही होता है, यौगिक जो होता है उसका मतलब ही होता है मिश्रण, राइट। तो योग जिससे मिलकर बना होता है, यौगिक हो जाते हैं बहुत सारे। तो क्या है यौगिक? दो ऋण शब्द जो तीसरा अर्थ ना दे। तो वैसे दो ऋण शब्द जो कोई तीसरा अर्थ ना दे तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। अब इसके लिए उदाहरण पे क्या हो गया? तो दो ऋण शब्द तो मिलेंगे, ऋण तो शब्द होगा ही होगा, दोनों ऋण शब्द होंगे, पर वो एक अर्थ देंगे तो वो तीसरा अर्थ ना होगा। वो कैसा होगा? वही का वही अर्थ होगा, उससे मिलता हुआ अर्थ होगा, राइट। तो जो तीसरा अर्थ ना दे वही अर्थ दे। आप यहाँ पे और लिख सकते हो वही अर्थ दे। वही अर्थ दे का मतलब है कि सिंबल मतलब सिमिलर अर्थ दे। तो विद्यालय, विद्या एक शब्द हो गया, आलय एक शब्द हो गया। आलय मतलब होता है रहने या रखने का स्थान, और विद्या मतलब आप जानते ही हो ज्ञान। तो विद्यालय, तो विद्या रखने का या विद्या के रहने का स्थान उसे क्या कहते हैं? विद्यालय। तो क्या हो गया? विद्यालय का जो अर्थ होता है वो भी विद्यालय ही होगा, स्कूल ही होगा, जहाँ पे विद्या मिलती है। तो सिमिलर अर्थ हो गया। पुस्तकालय, तो पुस्तकालय का मतलब क्या होगा आपका? पुस्तकालय यानी पुस्तक एक शब्द हो गया, आलय एक शब्द हो गया। अभी बताया कि आलय का मतलब क्या होता है, आलय का अर्थ क्या होता है? रखने का स्थान। और पुस्तक, तो पुस्तक रखने का स्थान या पुस्तक के रहने का स्थान क्या कहलाता है? पुस्तकालय। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा रचना के आधार पे, ठीक है। एक बार फिर से रीडिंग मारो। वर्ण, वर्ण, वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द। शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और विकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और असार्थक। सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले, और असार्थक मतलब जिसका अर्थ ना निकले। रचना, तो रचना के आधार पर हमने पढ़े हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, योग ऋण शब्द और यौगिक शब्द। ओके, तो रूढ़ शब्द हमने पढ़ लिया जो परंपरा से आए, वैसे शब्द योग ऋण जो 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर तीसरा अर्थ दें, योग ऋण शब्द यौगिक, वे 2 ऋण शब्द मिलकर जो तीसरा अर्थ ना दे वो यौगिक शब्द। अब आपका बचा कौन सा है? प्रयोग। तो प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर होता है विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ होता है विकार, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, जिसका अर्थ बदल जाए उसे विकारी कहते हैं, और जिसका अर्थ ना बदले उसे क्या कहते हैं? अविकारी। यानी क्या होता क्या है कि जब कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है और प्रयोग के आधार पर वो अपना अर्थ बदल दे तो उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और जो प्रयोग के आधार पर भी अपना अर्थ ना बदले उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे प्रयोग के आधार पर एक शब्द लेते हैं राम। राम एक अच्छा लड़का है और राम एक बुरा लड़का है। तो क्या हुआ कि राम का जो है अर्थ बदल गया, सेंस बदल गया, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। जब हम उसे प्रयोग में अच्छा कह रहे थे तो उसका अर्थ अलग था, और जब राम का प्रयोग के आधार पर एक अलग शब्द लिया बुरा, तो वो कैसा हो गया? अलग। तो इसलिए क्या हो गया कि अपना विकार बदल दिया है, इसलिए ये क्या कहलाता है? विकारी शब्द। अब आप कहोगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनके अंदर विकार उत्पन्न ना हो। इज इट क्लियर? तो विकार किनके अंदर उत्पन्न नहीं होगा? तो वो शब्द होंगे आपके लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा। ये जो शब्द है ना, इनमें कोई अर्थ नहीं बदलता। राम और श्याम अच्छे व्यक्ति हैं, राम और श्याम बेकार व्यक्ति हैं। राम और कमल बाजार गए, राम और कमल मंदिर गए। तो प्रयोग के आधार पर भी इनका अर्थ कोई बदलता नहीं है। और का जो अर्थ हमेशा रहता है 2 चीज़ों को जोड़ने का, वही है। किंतु का जो अर्थ रहेगा वही रहेगा, प्रयोग के आधार पर बदलेगा नहीं। अब इस प्रयोग के आधार को भी हम लोग बोर्ड पे समझ लेते हैं एक बार कि कैसे इसको करना है। तो देखो अब ये बोर्ड पे भी आ गया आपके सामने
क्या कि प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर क्या होता है, विकारी होता है और एक अविकारी होता है। हमने बताया विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए उसे कहते हैं विकारी, यानी जिसका अर्थ बदल जाए या जो अपना अर्थ बदल ले प्रयोग के आधार पर, तो उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द। ऐसे कौन से शब्द होते हैं, माता पिता, राम, सूर्य, चंद्र, भाई बहन, कुछ भी जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, अपना अर्थ बदल लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपको लिखा है राम अच्छा लड़का है, ये एक प्रयोग है। इसमें क्या हो गया कि राम की विशेषता बताई गई, कैसी, अच्छी। फिर दूसरा राम बुरा लड़का है, इसमें भी राम की विशेषता बताई गई, पर ये जो प्रयोग है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इन्होंने क्या किया, अपना अर्थ बदल लिया। ये जो शब्द है इन्होंने अपना अर्थ बदल लिया, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो ये किसके उदाहरण हो गए, विकारी के। अब आ जाओ अविकारी पर। तो अविकारी, आ लग गया है, आ का मतलब होता है ना, तो अविकारी का मतलब होगा जो अपना अर्थ ना बदले, जो अर्थ ना बदले उसे क्या कहते हैं, अविकारी। तो ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं, शब्द की बात हो रही है ना, राइट। तो शब्द लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, ये जो शब्द होते हैं ईटीसी यानी आदि, वो जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये वाक्यों को, शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम और रावण ने युद्ध किया, तो राम और रावण ने युद्ध किया, इसका क्या है कि और का काम क्या था यहाँ पे, जोड़ने का। किसको जोड़ने का, राम और रावण को जोड़ने का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसने अपने जोड़ने का अर्थ तो नहीं बदला। अब अगर राम और रावण ने युद्ध किया, राम और रावण बाजार गए, राम और रावण ऊधम कर रहे हैं या शोरगुल मचा रहे हैं, तो क्या हो गया कि इन दोनों में ही, इन तीनों ही, चाहे कितने भी प्रकार बना लीजिए, पर और का जो वर्ग है ना, और का जो वर्ग है वो वही वर्ग होगा जोड़ने का, ठीक है। यहाँ पे आप लेकिन कोई भी ले लो, राम बाजार गया लेकिन श्याम घर पर बैठा रहा, ठीक। अब इसमें क्या हो गया, लेकिन का जो काम है, दो सेंटेंस को, जो वाक्यों को जोड़ने का, तो वो उसने बराबर किया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, और अगर ना आए समझ में तो फिर से इसको बार बार देख लेना।